सुल्तानपुर राज्य में एक छोटा सा गांव था जिसमें एक धोबी शरद अपनी पत्नी सुलेखा के साथ रहा करता था। दोनों की शादी को अभी कुछ दिन ही हुए थे। सुलेखा देखने में बड़ी खूबसूरत थी। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहते थे। शरद कपड़े धोकर घर चलाता और सुलेखा घर की देखरेख करती। एक दिन की बात है। सुनिए जी। हाँ भाग्यवान, कहो क्या हुआ? घड़े का सारा पानी खत्म हो चुका है। अभी घाट पर जाकर पानी लेकर आती हूँ। सुलेखा घड़ा जैसे ही उठाने वाली होती है, शरद को कुछ याद आता है और वो अपनी पत्नी को रोकते हुए कहता है, अरे सुनो सुनो, घड़ा वहीं रख दो। तुम बिल्कुल भी घाट नहीं जाओगी। घाट पर नहीं जाऊंगी? ये क्या कह रहे हैं आप? आज से पहले तो कभी मुझे घाट पर जाने से नहीं रोका, फिर आज? अरे भाग्यवान, तुम जानती नहीं हो, हमारे राज्य का राजा शिकार करने आया हुआ है और वो अपने कुछ सैनिकों सहित उसी घाट के पास ठहरा हुआ है। तुम वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाओगी। पर राजा आए हुए हैं तो वो अपना काम करेंगे, मुझे घाट पर जाने से थोड़ी ही रोकेंगे। तुम जानती नहीं हो उस दुष्ट को, बड़ी गंदी नीयत है उसकी। हर किसी औरत और बेटी पर बुरी नजर डालता है। तुम दूर रहो तो अच्छा है, समझी? तुम फिक्र ना करो जी, मुझे उस राजा से कोई डर नहीं है। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो, वो बड़ा दुष्ट है। वो तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाएगा। आप भी ना फालतू की बातें करते हैं। अभी आती हूँ मैं पानी लेकर। सुलेखा शरद की बात नहीं मानती और घड़ा लेकर पानी लेने चली जाती है। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत सारे कपड़े धुलने हैं। अगर सुलेखा के पीछे गया तो कपड़े धुल नहीं पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, मेरी पत्नी बहादुर है। सुलेखा के जाने के बाद शरद भी कपड़े धुलने घाट की ओर निकल जाता है। ये भी ना फालतू में परेशान होते रहते हैं। मंत्री, मुझे बड़ी जोरों की प्यास लग रही है। महाराज, सामने एक घाट दिखाई दे रहा है, चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूँ। ठीक है मंत्री, चलो। दोनों पानी पीने घाट की तरफ निकल जाते हैं। अरे मंत्री, वो लड़की तो देखो, बड़ी ही खूबसूरत है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। राजा सुलेखा के पास पहुँचता है और उससे कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? महाराज, मेरा नाम सुलेखा है। मैं पास में ही गांव में रहती हूँ। घाट पर पानी भरने आई थी। तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। वाकई तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अब से तुम्हें पानी भरने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। अब से तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम बहुत पसंद आ गई हो और अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ अपने महल में ले चलूंगा और तेरे साथ विवाह करूंगा। राजा की बात सुन सुलेखा घबरा जाती है। नहीं नहीं महाराज, मैं आपसे विवाह कैसे कर सकती हूँ? क्यों? तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं कर सकती? आखिर मैं इस राज्य का राजा हूँ। किसी बात की कोई कमी नहीं है मेरे पास। सोने चांदी हीरे जवाहरात से तुझे सजा दूंगा। महाराज, आप समझ नहीं रहे। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरा विवाह अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। फिर मैं आपके साथ आपके महल कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं आ सकती, मुझे माफ करें। लड़के सुन, हमें जो चीज पसंद आ जाती है ना, हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते। आज जो कुछ भी हो जाए, आज तुम्हें मैं महल लेकर ही चलूंगा। राजा सुलेखा का हाथ पकड़ता है और ले जाने लगता है। तभी सुलेखा कहती है, महाराज रुकिए, जरा मेरी बात सुन लीजिए। आपको समाज क्या कहेगा अगर आप मुझसे विवाह करेंगे तो? समाज क्यों? इसमें समाज की बात कैसे आ गई? महाराज, मैं एक धोबी जाति की हूँ। मेरे पति भी धोबी हैं और वो इस सारे गांव के कपड़े धोते हैं। अब आप ही बताइए, अगर आपने मुझसे विवाह कर लिया तो ये समाज क्या कहेगा आपको महाराज? कहाँ आप एक राजा और मैं एक धोबन, तो राज्य में सभी लोग
आपको क्या कहेंगे, और आपकी बाकी रानियां वो क्या कहेंगी। महाराज, आप अपनी जिद छोड़िए और आप जाइए यहाँ से। नहीं, मैंने एक बार जो फैसला कर लिया तो कर लिया, और मुझे तुम्हारी जाति से क्या लेना देना। मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ले जाकर ही रहूंगा। लाख मनाने के बाद भी राजा सुलेखा की एक बात नहीं मानता और अपने मंत्री से कहता है, मंत्री, जाओ और सैनिकों से कहो पालकी लेकर आए। मैं इस सुंदरी को अपने साथ महल लेकर जाऊंगा। जी महाराज। मंत्री कुछ ही देर में सैनिकों को आदेश देता है और सैनिक पालकी लेकर आते हैं और सुलेखा को जबरदस्ती पालकी में बिठा देते हैं। सैनिकों, उठाओ इस पालकी को और महल की तरफ ले चलो। सैनिक पालकी को उठाते हैं और महल की तरफ ले चलते हैं। महल के पास पहुंचने पर एक दासी दूर से ही देख लेती है और भागती हुई पुरानी रानी के पास आती है। महारानी, महारानी। क्या हुआ दासी, क्यों चिल्ला रही है? गजब हो गया महारानी, गजब हो गया। ऐसा क्या हो गया दासी? जो नहीं होना था महारानी, वो हो गया। अनर्थ से भी अनर्थ। अब तो बताएगी भी कि नहीं, हुआ क्या है आखिर? महारानी, आपकी नई सौतन आई है। क्या? जी महाराज, किसी दूसरी रानी को लेकर आ रहे हैं। अब आपका क्या होगा? मुझे तो सोच सोच कर ही चिंता हो रही है महारानी। क्या हुआ रानी, इतना बड़ा अनर्थ हो गया और आपको हंसी आ रही है? मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि अब आपका क्या होगा। उस नई रानी के आने के बाद महाराज तो अब आपको पहले जैसा प्यार देंगे नहीं। तू भी ना, क्या तुझे नहीं पता, पहले भी कई रानियां इस महल में आ चुकी हैं और वो सभी इस महल में एक रात से ज्यादा नहीं रुकी। ये किस खेत की मूली है? परंतु महारानी, आप समझ नहीं रही, नई रानी बेहद खूबसूरत है। मैं कम खूबसूरत हूँ क्या? तुम्हारे महाराज की मैं आज भी सबसे पसंदीदा रानी हूँ। तुम फिक्र मत करो, वो इस महल में ज्यादा दिन नहीं ठहर पाएगी। परंतु फिर भी महारानी, वो सच में बेहद खूबसूरत है। अब आप थोड़ा संभल कर रहिएगा। ठीक है, अब तू जा यहाँ से, मैं इसका कोई ना कोई बंदोबस्त कर दूंगी। भला वो कैसे महारानी? सारी बातें तुझे अभी बता दूं क्या? जा पहले उस नई रानी को अंदर लेकर आ, धीरे धीरे तुझे सब पता चल जाएगा। ठीक है, जैसा आप कहें। दासी बाहर जाती ही है कि तभी राजा जी सुलेखा को पुरानी रानी के पास लेकर आते हैं। रानी, इस राज्य की नई रानी से मिलो। कहाँ से पकड़ लाए महाराज इसे? खूबसूरत है ना? हाँ, खूबसूरत तो है, पर है कहाँ की? हमारे ही राज्य की है। अच्छा। रानी, इसका भी अब इस राज्य में उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा। अब ध्यान रहे, इसे राज्य के सारे नियम कायदे बता दो, इसका कक्ष भी बता दो, और दासियां, तुम इसके कपड़े और खाने पीने का पूरी देखभाल करोगी। ठीक है महाराज, आप फिक्र ना करें, मैं देख लूंगी। कुछ दिन लगेंगे इसे हमारे नियम कायदे जानने में, उसके बाद सब कुछ सीख जाएगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जी महाराज। राजा इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो यहाँ। अच्छा, तुमने बताया नहीं, तुम किस राज्य से हो? जी, मैं इसी राज्य के एक छोटे से गांव से हूँ। तो तुम्हारे घर पर और भी लोग होंगे? जी, मेरे सिर्फ पति है जो एक धोबी है, वो कपड़े धुलने का काम करते हैं और कोई भी नहीं है। क्या कहा तूने? तू एक धोबिन है? जी। छी छी छी, चल उठ यहाँ से। तू एक धोबन है? बड़ी आई मेरी सौतन बनने वाली। महाराज को पता है कि तू एक धोबिन है? रानी जी, महाराज को सब पता है। महाराज को सब पता होते हुए भी
उन्होंने तुझ जैसी छोटी जात वाली लड़की से विवाह कर लिया। वाह, अच्छा झूठ बोल लेती है तू भी। रानी जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है वो महाराज जी की वजह से हुआ है। मैंने उन्हें समझाया भी था कि राज्य के लोगों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे। राजा एक धोबिन को अपनी रानी बना लाए, लेकिन महाराज तो माने ही नहीं। अच्छा जी, मैं तो बस घाट पर पानी भर रही थी। उस समय महाराज आए और मुझसे कहने लगे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। जब मैंने मना किया और अपनी जाति बताई तो उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, तुम्हारी जाति पाति से नहीं। सुलेखा की बात सुन रानी सोच में पड़ जाती है। शरद कपड़े धोकर घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। ये सुलेखा कहाँ गई? सुलेखा, ओ सुलेखा, अरे कहाँ हो तुम? पता नहीं कहाँ गई है, कब से बुला रहा हूँ, सुन ही नहीं रही है। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ गई है? शरद रसोई में जाकर देखता है तो घड़ा भी गायब था। यहाँ तो घड़ा भी गायब है, लगता है फिर से पानी लेने गई होगी। मुझे जाकर देखना होगा। शरद घाट की तरफ जाता है, लेकिन उसे घाट में कहीं भी सुलेखा नहीं दिखती। यहाँ भी नहीं है, तो सुलेखा आखिर गई कहाँ? शरद जब सुलेखा को ढूंढ रहा होता है तभी उसे फूटा हुआ घड़ा नजर आता है। अरे ये क्या? ये तो मेरा ही घड़ा है, पर ये तो यहाँ फूटा हुआ पड़ा है। शरद उस जगह पर भागता हुआ जाता है जहाँ पर राजा और उसके सैनिकों ने ठहरने की व्यवस्था रखी हुई थी, लेकिन उसे वहाँ भी कोई नहीं मिलता। लगता है वही हुआ जिसका मुझे डर था। सुलेखा, मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि मत जाओ मत जाओ, घाट पर मत जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। अब क्या होगा पता नहीं। अब तुम्हें मैं कहाँ ढूंढूं? वो राजा कहाँ ले गया होगा तुम्हें? हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं अपनी पत्नी को? शरद कुछ देर वहीं बैठकर बहुत रोता है और फिर उदास होकर वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है। अरे दासी, कहाँ जा रही है तू? वो नई रानी है ना, उन्हीं के पास जा रही हूँ। अच्छा, बड़ी गुलामी कर रही है तू उसकी। महाराज ने कहा था जाकर नई रानी को पूछाओ उन्होंने खाना खाया कि नहीं, तो वही जा रही थी। अच्छा, क्यों, उसने खाना नहीं खाया क्या? शायद नहीं महारानी। तू रुक, मैं चलती हूँ तेरे साथ। और सुन, खाना ले ले। अच्छा सुन, तू थाल तैयार कर ले जब तक मैं उसके कक्ष में जाती हूँ। ठीक है। दासी खाने की एक थाल तैयार कर रानी के पीछे पीछे सुलेखा के कक्ष तक आती है। ले आई दासी खाना। अरे दीदी, आप आइए आइए, बैठिए। पागल है क्या? मैं और तेरे पास बैठूंगी? तू ठहरी एक धोबिन और मैं एक रानी। दीदी, आप ऐसा क्यों बोलती हैं? सही ही तो कह रही हूँ, और क्या कहूँ? रानी जी, ये लीजिए, मैं भोजन की थाल सजा कर ले आई। हाय, इतना सारा और स्वादिष्ट खाना! पागल हो गई है क्या दासी तू? इतना स्वादिष्ट खाना इसने कभी खाया है? इसने तो वही रूखा सूखा खाया होगा। जो कुछ बासा हुआ रखा हो वो लाकर दे दे इसको, और ये ताजा खाना रखा। पर महारानी जी, बोला ना तुझे? जा, इस खाने को लेकर जा। ठीक है रानी जी, जैसा आप कहे। दासी भोजन का थाल लेकर वहाँ से चली जाती है। दासी, ये भोजन की थाल तुम वापस क्यों ले आई? महाराज, मैं गई थी छोटी रानी को भोजन देने, लेकिन बड़ी रानी ने ये वाला भोजन देने से मना कर दिया। क्या? पर क्यों? महाराज, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। ठीक है, मैं अभी जाकर बड़ी रानी से पूछता हूँ। राजा जी दोनों के पास पहुँचते हैं। महाराज, आप? क्या हुआ? मैंने सुना है तुमने छोटी रानी को खाना देने से मना कर दिया।
महाराज जी, किसने कहा आपसे? दासी रास्ते में मिली थी, उसी ने बताया। अभी देखती हूँ उसको। बड़ी झूठी निकली वो तो। झूठ? कैसा झूठ रानी? मैंने उससे बोला था जाकर गरम भोजन लिया, ये वाला ठंडा हो गया है, बासा हो गया है, लेकिन उसने तो उल्टा ही सुन लिया। क्या? जी, मैं भला ऐसा क्यों कहूँगी? मैंने तो उसे गरम खाना खिलाने को कहा था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, शायद उसने ही कुछ गलत सुना होगा। ऐसा करते करते कुछ समय बीत जाता है और बड़ी रानी छोटी रानी से बहुत नफरत करने लगती है और उसे मारने की नई नई तरकीब खोजने लगती है, लेकिन सब में वो नाकाम रहती है। तभी वो एक दिन एक योजना बनाती है। बहुत कोशिश कर ली इस धोबन को मारने की, लेकिन ये है कि मरने का नाम ही नहीं लेती। आज देखती हूँ कैसे नहीं मरती ये। दासी, अरे ओ दासी, जरा यहाँ तो आ। जी कहिए महारानी। जाकर लड्डू बना ला। छोटी रानी को आज मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। वो मुझसे बहुत नाराज रहती है ना। ठीक है रानी जी, मैं अभी लड्डू बना कर लाती हूँ। हाँ जल्दी जा, बना कर ला जा। दासी रसोई में जाती है और लड्डू बनाकर ले आती है। लीजिए रानी जी, मैं लड्डू बनाकर ले आई। अब जाकर उस छोटी रानी को बुला ला। ठीक है। दासी सुलेखा के कक्ष में जाती है। छोटी रानी, बड़ी रानी आपको अपने कक्ष में बुला रही है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सुलेखा बड़ी रानी के कक्ष में जाती है। अरे आओ आओ छोटी रानी, यहाँ आओ, पास आओ मेरे। सुलेखा पास आती है। अच्छा सुनो, यहाँ बैठ जाओ, मेरा पलंग ऊंचा है, नीचे ही बैठ जा। ठीक है दीदी, आज तो तुझे अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी। पर दीदी, आज क्या हुआ आपको? आज बड़ी मेहरबान है आप मुझ पर। अरे ऐसी बात नहीं है, बस मैं आज बहुत खुश हूँ और महाराज ने भी कहा है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, इसीलिए। और जब से तुम इस महल में आई हो, महाराज तो मेरी तरफ देखते ही नहीं और ना ही मेरे कक्ष में आते हैं। उन्हें तो काफी समय बीत गया, लगता है जैसे वो मुझे भूल ही गए हैं। खैर छोड़ो ये सब बातें, मैं भी ना क्या क्या बातें करने लगी तुमसे। चलो ये लड्डू खाओ, खास तुम्हारे लिए ही बनवाए हैं मैंने। अच्छा दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करती हूँ, महाराज को भी बुला लेती हूँ, वो भी लड्डू खा लेंगे। अरे नहीं, वो तो खाते ही रहते हैं। तुम बैठो ना मेरे पास। क्या तुम कुछ समय मेरे साथ नहीं बैठ सकती? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? ऐसी बात नहीं है दीदी, आप तो बहुत ही अच्छी हैं। मैंने आपको कितना गलत समझा। हाँ वो सब छोड़ो, अब चलो ये स्वादिष्ट लड्डू खाकर बताओ कैसे बने हैं। ठीक है दीदी। हाँ जल्दी खा, मैंने इसमें तेरे जन्नत जाने की औषधि जो मिलाई है, मेरा हक लोगी। बड़ी आई, जात से छोटी है और अकल से भी। सुलेखा उन लड्डुओं को खाती है। कुछ समय बाद सुलेखा बेहोश हो जाती है, जिससे कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो जाती है। लगता है ये धोबन मर चुकी है। चलो अच्छा हुआ, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा हट गया। पर अब मैं इसकी लाश का क्या करूंगी? कुछ सोच रानी, वरना अगर महाराज को पता चल गया तो वो तो मुझे सूली पर ही चढ़ा देंगे। रानी कुछ समय तक बहुत सोचती है और फिर उसके दिमाग में एक बात आती है। एक काम करती हूँ, लालच तो अच्छों से कुछ भी करवा लेता है। मैं एक काम करती हूँ, महल के कुछ सैनिकों को बुलवाकर उनकी मदद ले लेती हूँ। रानी अपने कक्ष से बाहर निकल आती है। सैनिकों, यहाँ आओ। 2-3 सैनिक बड़ी रानी के पास आते हैं। सैनिकों सुनो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, तुम बस मेरा एक काम कर दो। हाँ बताइए महारानी।
वो देखो, मैंने नई रानी को मार डाला। अब तुम्हें इस लाश को ठिकाने लगाना है। बस इतनी सी बात, आप फिक्र न करें, आपका काम हो जाएगा। लकड़ी का एक बक्सा तैयार करो और उसमें इसकी लाश को रखकर नदी में बहा दो। ठीक है रानी जी। सैनिक चुपचाप जाते हैं और पास की नदी में सुलेखा का मृत शरीर बहा कर आते हैं। लकड़ी के बक्से में रखा बहा देते हैं। रानी, छोटी रानी को मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रही है। तुमने उन्हें देखा है क्या? महाराज, कहीं वो यहाँ से भाग तो नहीं गई? तुम ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ महाराज। थी तो आखिर छोटी जात की ना, और छोटी जात के लोग अपने बात के कभी पक्के नहीं रहते और ना ही ईमानदार होते हैं। ये सब तो रानियों के काम है, अपने राजा की सेवा करना, उस छोटी जात की लड़की का नहीं। और वैसे भी आप भी जबरदस्ती ले आए थे उसको। आपने जबरदस्ती रखा और उसे जब मौका मिला तो भाग निकली। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। महाराज, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? एक दिन वो खुद मुझसे कह रही थी। क्या? यही कि दीदी, यहाँ पर मेरा दम घुटता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा, क्यों, यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं है, फिर तुम्हारा दम क्यों घुट रहा है यहाँ पर? तो फिर उसने क्या कहा? उसने कहा, दीदी, मैं ठहरी घूमने फिरने वाली, एक जगह मेरे कदम कहाँ रहेंगे। ओह, अच्छा। जी महाराज, अब हो सकता है वो अपने उस धोबी के पास वापस चली गई हो। कुछ कह नहीं सकते। मैंने तो बहुत मना किया कि तू कहीं जाना मत, लोग क्या कहेंगे, हमारे राजा जी की बहुत बदनामी होगी। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी और देखो, अब मुंह काला करवा कर भाग गई ना। हाँ रानी, तुम सही कह रही हो, मुझसे ही गलती हो गई। मुझे उस छोटी जात की लड़की को लाना ही नहीं चाहिए था। उसने तो सारे राज्य में मेरी नाक कटवा दी। महाराज, अब जो हुआ सो हुआ, आप परेशान मत होइए, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। खैर, जाने दो उसको। राजा मुंह लटकाए वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर बक्सा नदी में बहते बहते उसी घाट पर पहुंच जाता है जहां धोबी कपड़े धुल रहा होता है। अरे, वो क्या है? इतना बड़ा बक्सा? आखिर इतना बड़ा बक्सा किसका हो सकता है? और वो भी इस नदी में? मुझे जाकर उस बक्से को पकड़कर देखना चाहिए। शरद उस बक्से को पकड़कर निकालने लगता है। इस बक्से को खोलूं या नहीं पता नहीं। क्या होगा इसमें? किसी की अमानत होगी ये। एक काम करता हूँ, खोल कर देख ही लेता हूँ। शरद बक्से को खोलता है, जिसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या? ये तो मेरी सुलेखा है। शरद बहुत जोर जोर से रोने लगता है। सुलेखा, सुलेखा। मैंने कहा था ना तुमसे, बहुत समझाया था कि तुम घाट पर पानी लेने मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी और पानी भरने घाट पर आ गई। अब देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा। ये सब उस दुष्ट राजा की वजह से हुआ है। मेरी पत्नी को उस दुष्ट ने मार डाला। शरद फूट फूट कर रोने लगता है। हाय राम, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। सुलेखा, अब मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? उस दुष्ट राजा ने मेरी पत्नी को मार डाला। शरद की आंखों में बहुत तेज गुस्सा था। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। अब बस बहुत हुआ। मैं उस दुष्ट को अब बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। उसे जान से मार डालूंगा, मैं जान से मार डालूंगा।
शरद रोता हुआ अपनी पत्नी को बक्से से निकालता है और अपने साथ घर ले आता है। कहानी में आगे सुलेखा को क्या होता है और शरद कैसे अपनी पत्नी का बदला लेता है, ये सब देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इसका दूसरा पार्ट बने तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखकर जरूर भेजिए।